नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए जुड़ जाइए एक बार फटाफट से, ताकि आप और हम मिलकर के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर परिचर्चा कर सके। ठीक है, चलिए। और वह महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है विश्व इतिहास के अंतर्गत शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध जिसे हम मूल रूप से दो गुटों का आविर्भाव भी कहते हैं कि साहब दो गुट जो है इस काल में पनपे। एक था अमेरिका के नेतृत्व में पनपा हुआ, मेरे दोस्त याद रखिएगा, पूंजीवादी गुट। और एक था रूस यानी कि सोवियत संघ के नेतृत्व में पनपा हुआ, मेरे प्यारे साथियों, साम्यवादी या समाजवादी गुट। तो चलिए रुचि जी, स्वागत है मैम, अभिनंदन जितने भी प्यारे साथी हैं। एक टॉपिक यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए फटाफट से। याद आता है शीत युद्ध, अंग्रेजी में इसे कोल्ड वॉर कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या है? शीत युद्ध है। ठीक है, शीत युद्ध। चलिए सर, ये क्या कहलाता है? तो ये बात याद रखिएगा, ये कहा जाता है दो गुटों का आविर्भाव। ठीक है, दो गुटों का आविर्भाव एक बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है आप सभी के लिए। आविर्भाव, दो गुटों का आविर्भाव। ठीक है, शीत युद्ध, दो गुटों का आविर्भाव। क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी चीजों को समझिए एक बार, ताकि आपको पता रहे कि हम जब शीत युद्ध की परिचर्चा कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि आखिरकार शीत युद्ध जो है वह होता क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्वागत है आपका रुचि लक्ष्मी तारा, बहुत अभिनंदन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका अर्थ पढ़ते हैं कि आखिरकार शीत युद्ध जो है वह क्या होता है। अर्थ लिख लीजिए या परिभाषा कह सकते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसका परिचय। व्हाट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि साहब इसका जो पहला प्रयोग है यह किसने किया था। फर्स्ट प्रयोग जो है वह किसने किया। शीत युद्ध में एक बात बता दूं, ये जो चीजें लिखवा रहा हूं ना, ये कोई बहुत बड़ी नहीं है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आता है मेरे दोस्त इसके चरण, जो शीत युद्ध के विभिन्न चरण हैं वह, और मेरे प्यारे साथियों वह घटनाएं। ठीक है ना, बस वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कारण इसके बाद हम बैठेंगे, हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा, चरण व घटनाएं। ठीक है, और फिर हम करेंगे शीत युद्ध की समाप्ति कि सर यह समाप्त कैसे हुआ, या इस शीत युद्ध का जो अंत है वह कैसे हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा। पूनम स्वागत है मैम आपका, अभिनंदन। ठीक है, चलिए कुछ शब्द जो है वह यहाँ पर आपको देखने चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर शीत युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, ये शब्द बार बार आएंगे। शीत युद्ध के लिए हमारी कोड लैंग्वेज होगी CW, क्योंकि ये कोल्ड वॉर कहलाता है। ठीक है, अमेरिका अगर हम बार बार लिखेंगे तो अमेरिका के लिए हम यहाँ पर USA शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर हम सोवियत संघ की बात करेंगे तो इसके लिए जो है वह USSR का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, USSR, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। तो ये शब्दावली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। CW जो है यह कोल्ड वॉर के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों? अमेरिका शब्द के लिए USA शब्द काम में लिया जाएगा, सोवियत संघ के लिए USA काम में लिया जाएगा। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक बातों को समझिएगा। यहां से आपकी परीक्षा में संभवतः 2 से लेकर 3 प्रश्न बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? मूल रूप से जब 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो 1945 से लेकर के 1991 ईस्वी तक पूरे विश्व में जो घटनाएं घटित हुई ना, वह इस चरण और घटनाओं में हम पढ़ते हैं। क्या बात क्लियर हो गई?
जो हम शीत युद्ध के विभिन्न चरण पढ़ेंगे, शीत युद्ध की विभिन्न घटनाएं पढ़ेंगे, इन घटनाओं में हम ये मान के चलिएगा लगभग लगभग 46 वर्षों का इतिहास पढ़ते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो स्वाभाविक बात है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध, दो विश्व युद्धों का या दो गुटों का आविर्भाव हुआ यहाँ पर। अर्थ, परिभाषा या परिचय क्या है, इसका पहला प्रयोग किसने किया, कारण क्या है, चरण क्या है, विभिन्न घटनाएं क्या हैं, समाप्ति कैसे हुई, या फिर इसका अंत जो है वह कैसे हुआ था। मैं फिर बता रहा हूं, आप 1945 से लेकर 1991 ईस्वी तक का इतिहास इन चरण और घटनाओं में पढ़ते हैं, इसीलिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। आपकी परीक्षा में संभवतः 2 से लेकर 4 सवाल तक बनने की संभावना है। ठीक है ललिता जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन। चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अर्थ की कि साहब कोल्ड वॉर जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझिएगा। सर इसका परिचय क्या है, व्हाट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, देखिए साहब बहुत सिंपल सी भाषा में समझिए। हमारे यहाँ पर 2 विश्व युद्ध हुए, पहला और द्वितीय। पहला हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या घटना हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के लिए मैं यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग करूंगा वह यूएसए होगा, सोवियत संघ के लिए यूएसएसआर का प्रयोग करूंगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया और शीत युद्ध के लिए सीडब्ल्यू यानी कि कोल्ड वॉर शब्द का प्रयोग करूंगा। ये समझ में आ गया ना। अब देखो क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मूल रूप से 2 प्रकार के गुट बन जाते हैं। एक तो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी और एक रशिया के नेतृत्व में जो है वह समाजवादी या साम्यवादी। इनके मध्य शत्रुता यानी कि दुश्मनी हो गई जी। दोनों एक दूसरे को जो है ऐसी निगाहों से देखने लगे कि साहब बस अब तो मार डालेंगे, काट डालेंगे, पीट डालेंगे जी। और तनावपूर्ण जो अंतरराष्ट्रीय संबंध थे, इनको दर्शाने के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो एक बार एक लाइन लिख लीजिए ताकि आपकी ठीक रहेगा। क्या देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध, हम इसको क्या कहते हैं याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऐसे लिखते हैं हम इसे। ठीक है, समझ में आ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका व यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया के मध्य, इन दोनों के बीच में शत्रुता और तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों को दर्शाने के लिए के मध्य शत्रुता व अंतरराष्ट्रीय तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों, तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों को दर्शाने के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर विश्व इतिहास शब्द जो है वह हमारे लिए एक नया अध्याय होता है विद्यार्थियों के लिए। ठीक है ना, तो उनकी इसमें रुचि भी कम होती है, लेकिन सवालों की संख्या बेहद शानदार होती है। क्या बात क्लियर हो गई? इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो शीत युद्ध क्या है,
दो विश्व युद्ध हुए, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और रूस जो है, क्योंकि पूरा संसार दो ध्रुवों में बट गया, एक तो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट हो गया और एक रूस के नेतृत्व में जो है वह समाजवादी गुट हो गया, साम्यवादी गुट हो गया। इन दोनों में आपस में खींचतान होने लगी। खींचतान इस बात की होने लगी कि भाई साहब विश्व में अब नेतृत्व कौन करेगा, हु विल बी द लीडर ऑफ एंटायर वर्ल्ड, इस पूरे संसार का नेता कौन बनेगा। इस बात को लेकर के बड़ा विवाद होने लगा, तो दोनों में आपस में खींचतान होने लगी, बस तलवारें नहीं चली। युद्ध की स्थिति जो वास्तव में युद्ध की स्थिति नहीं थी, यह एक कूटनीतिक युद्ध था। यह सशस्त्र युद्ध नहीं था जिसमें किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं हुआ। एक बहुत बड़े इतिहासकार आते हैं, नाम है वॉल्टर लिपमैन। इन्होंने किताब लिखी है कोल्ड वॉर। ये लिखते हैं कि दो गुटों के मध्य ऐसी स्थिति जो वास्तव में युद्ध की स्थिति नहीं थी, ठीक है, यह एक कूटनीतिक युद्ध था, सशस्त्र युद्ध नहीं था। ठीक है, तो अगला जो बिंदु लिखवा रहा हूं वो लिखिएगा, वॉल्टर लिपमैन ने अपनी पुस्तक कोल्ड वॉर में शीत युद्ध की परिभाषा की दो परिभाषाएं दी। शीत की निम्न दो परिभाषाएं दी। पहली परिभाषा वॉल्टर लिपमैन के अनुसार, दो गुटों के मध्य ऐसी युद्ध स्थिति जो वास्तव में युद्ध की स्थिति नहीं थी। पहली परिभाषा, दो गुटों के मध्य युद्ध की स्थिति जो वास्तव में युद्ध की स्थिति नहीं थी। दो गुटों के मध्य युद्ध की स्थिति जो वास्तव में युद्ध की स्थिति नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी युद्ध लड़ देंगे, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में उनके बीच में वैचारिक युद्ध था। कौन सा युद्ध था? आइडियोलॉजिकल वॉर था, ठीक है ना। यह युद्ध मूल रूप से किसी युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जा रहा था, यह बात याद रखना। यह युद्ध मानव मस्तिष्क में लड़ा जा रहा था, यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यह बात कही थी। हालांकि हमारे प्यारे साथी वॉल्टर लिपमैन जो है ये अपनी किताब कोल्ड वॉर में इसकी एक परिभाषा और देते हैं और लिखते हैं कि यह एक कूटनीतिक युद्ध था, सशस्त्र युद्ध नहीं था। यह एक कूटनीतिक युद्ध था, ना कि सशस्त्र युद्ध, ना कि सशस्त्र युद्ध। लिख लो, वॉल्टर लिपमैन के अनुसार। इसी तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आते हैं और फ्लेमिंग साहब कहते हैं कि शीत युद्ध युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा गया था, अपितु यह मानव मस्तिष्क में लड़ा गया था। क्या गजब की बात कही है ए फ्लेमिंग ने। ए फ्लेमिंग, शीत युद्ध युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा गया था, ये ध्यान रखना, अभी तो मानव मस्तिष्क में लड़ा गया था। शीत युद्ध युद्ध क्षेत्र में नहीं
लड़ा गया। अपितु मानव मस्तिष्क में लड़ा गया था। ठीक है, शीत युद्ध जो है यह कोई युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा गया, अपितु मानव मस्तिष्क में लड़ा गया था। हाँ। हम्म। एक मिनट, क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर। शीत युद्ध किसी युद्ध भूमि में नहीं लड़ा गया, यह तो सर मानव मस्तिष्क में लड़ा गया था। यह बात कही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो मूल रूप से शीत युद्ध के समय के एक बहुत ही शानदार, बेहद ही गजब के विद्वान हुए हैं सर। क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये परिभाषाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती है। मैं फिर बता रहा हूं, मूल रूप से हमारे विद्यार्थियों के साथ में क्या समस्या होती है। समस्या ये होती है कि साहब, विश्व इतिहास जैसे विषय को मेरे प्यारे विद्यार्थी जो है वो तनावपूर्ण स्थिति में ले जाते हैं। ठीक है, कि भाई हाँ ये टेंशन वाली बात है, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकल समझोगे ना तो बहुत आसान है। भी थोड़ी देर बाद लॉजिकल भी समझा दूंगा। यहां पर एक नाम आता है जी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि शीत युद्ध जो है यह एक स्नायु युद्ध था। ये क्या था? स्नायु युद्ध था। लिखिए, यह स्नायु युद्ध था। अब आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये स्नायु युद्ध का तात्पर्य क्या होता है? ये थोड़ा सा नया शब्द लग रहा है कि स्नायु युद्ध था। स्नायु युद्ध का मतलब होता है कि यह एक तरह से ठंडा युद्ध था, यानी कि जिसमें परमाणु हथियारों के दौर में दो शक्तियां आपस में युद्ध कर रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं हो रहा था। समझ में आ गई क्या बात? दो शक्तियां जो है वह आपस में लड़ रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं कर रहे थे, यानी कि यह क्या था? एक शांत युद्ध था। शांत युद्ध था। सर ये ऐसा नहीं हो जाता है कि जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड्स होते हैं, दो फ्रेंड्स होती है तो ज्यादा ठीक रहेगा, दो फ्रेंड्स होती है, ठीक है, उनमें दोनों में लड़ाई हो जाती है। मुझे बताइएगा, क्या वो आपस में बाल पकड़ के एक दूसरे की दीवारों पे पीटते हैं क्या? क्या आपस में भाई साहब बातों से, मैं देख लूंगी तुझे, तुझे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुझे पता नहीं है जब तू परेशानी में थी ना तब मैंने तेरा सबसे ज्यादा साथ दिया था, तू क्या जानती है ना? ये भाषण, बातें, भाषण, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? तो यह मूल रूप से एक स्नायु युद्ध था जो परमाणु दौर में लड़ा गया, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, आया ना का जवाब दीजिए फटाफट से। इसी प्रकार एक नाम आता है एरिक हॉब्सबॉम। ठीक है, क्या नाम आता है? ये परिभाषाएं जो लिखवा रहा हूं ये आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। एरिक हॉब्स बॉम मार्क्सवादी विचारक हुए हैं, एरिक हॉब्सबॉम। यह लिखते हैं कि सर शीत युद्ध के बारे में अगर कोई ऐसा कह रहा है कि यह शांत युद्ध था, यह न युद्ध भूमि में नहीं लड़ा गया, मानव मस्तिष्क में लड़ा गया, जी मूर्खतापूर्ण काम थे यह। समझ में आ गई क्या? पागलों लोगों की बात है, यह पागलों का प्रलाप है। मूल रूप से शीत युद्ध जो है यह तीसरा विश्व युद्ध था। अब भाई साहब इसको कौन समझाएगी? भाई थोड़ा सा तरीके से बात कर। यह तीसरा विश्व युद्ध था।
ये तीसरा विश्व युद्ध था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए शीत युद्ध को तीसरा विश्व युद्ध किसने कहा है। अच्छा, अब यहां पर आप समझिए कि मूल रूप से आखिरकार अगर हम शीत युद्ध पढ़ रहे हैं तो इसका कोई कंक्लूजन भी तो होना चाहिए ना। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? इतिहासकारों ने अपनी अपनी बात लिख दी कि वॉल्टर लिपमोन अपनी किताब कोल्ड वॉर में लिख रहे हैं कि दो गुटों के मध्य युद्ध की स्थिति, जो वास्तव में युद्ध की स्थिति नहीं थी, वह था शीत युद्ध। यह एक कूटनीतिक युद्ध था, ना कि सशस्त्र युद्ध था। फ्लेमिंग लिखते हैं कि शीत युद्ध जो है यह युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा गया, तो मानव मस्तिष्क में लड़ा गया। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं यह स्नायु युद्ध था। भाई साहब, वास्तविकता में शीत युद्ध जो है वह था क्या? ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गया? आपके मन में भी एक छोटा सा प्रश्न आना चाहिए कि आखिरकार अगर शीत युद्ध था क्या। वहीं पर एरिक होप्सनॉब कह रहे हैं कि सर यह तो एक तीसरा विश्व युद्ध था। जितने लोग उतनी बातें, ठीक है। तो मूल रूप से अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था, युद्ध तो था लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन ऐसी संभावनाएं हमेशा बनी रही जिससे ना तो पूर्ण शांति होती ना ही वास्तविक युद्ध होता, वरन यह एक ऐसी स्थिति थी जो शांति और युद्ध के बीच की स्थिति थी। यानी कि अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो शीत युद्ध वो थी कि एक तरफ तो कुआं था और एक तरफ खाई थी। समझ में आ गई क्या? कभी भी ऐसी परिस्थिति बनी रहती कि हम तो जो है वह युद्ध भूमि में जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में यह युद्ध नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? तो शीत युद्ध निष्कर्ष क्या है समझिए। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था, शीत युद्ध एक युद्ध था जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया, जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। परंतु इसकी संभावना हमेशा बनी रहती थी, परंतु इनके प्रयोगों की संभावना, ऐसा लिखिए, प्रयोगों की संभावना हमेशा बनी रहती थी, ठीक है। जिससे ना तो पूर्ण शांति होती, बनी रहती थी, जिससे ना तो पूर्ण शांति होती और ना ही, भाई ऐसी संभावना हमेशा रहती कि कभी भी लड़ाई हो सकती है, ठीक है। हमेशा बनी रहती जिससे ना तो पूर्ण शांति होती और ना ही वास्तविक युद्ध होता और ना ही वास्तविक युद्ध होता, ठीक है। वरन शांति व युद्ध के बीच की स्थिति बनी रहती, वरन इस काल में हमेशा ही शांति व युद्ध की स्थिति बनी रहती, ठीक है। थोड़ा सा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मूल रूप से क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ,
इसके बाद अमेरिका जो है यह पूंजीवाद का समर्थन करने लगा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया जो है यह समाजवाद का समर्थन करने लगा। अब जब दोनों में क्या होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, बोला जी हम तो क्या करेंगे, एक दूसरे को संघर्ष करेंगे। तो इन दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ, यही संघर्ष शीत युद्ध कहलाता है। समझ में आ गई क्या बात? यही संघर्ष क्या कहलाता है जी? शीत युद्ध कहलाता है। मूल रूप से यह कभी भी वास्तविक युद्ध नहीं था, वास्तविक युद्ध नहीं था। यह कोई रणभूमि में नहीं लड़ा गया, रणभूमि में नहीं लड़ा गया। यह कहां पर लड़ा गया? यह मानव मस्तिष्क में लड़ा गया। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? बताओ। यह मानव मस्तिष्क में लड़ा गया। यह वैचारिक युद्ध था। यह कौन सा युद्ध था? यह वैचारिक युद्ध था। यह भाषणों व बयानों तक सीमित रहा। बयानों तक क्या रहा मेरे प्यारे साथियों? सीमित रहता है। ठीक है, हाँ या ना का जवाब दीजिए। ठीक है, भाषणों और बयानों तक सीमित रहा। ठीक है, ये था जी शीत युद्ध। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में क्या हो गई थी? में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई थी। राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई थी। राजनीतिक शून्यता उत्पन्न, इसे भरने के लिए भरने हेतु यूएसए वह यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया दोनों प्रयासरत। अब समझ में आ गई होगी। ईमानदारी से बताओ, ये मैंने जो 4-5 लाइनें लिखी है भाई साहब, ये 4-5 लाइनें जो है ना, यही शीत युद्ध का निष्कर्ष है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? ये जो मैंने 4-5 लाइनें लिखी है, यह 4-5 लाइनें ही आपके शीत युद्ध का निष्कर्ष निकलती है। ये 4-5 लाइनें ही जो है वह शीत युद्ध का निष्कर्ष निकलती है। ठीक है, ये 4-5 लाइनें ही जो है वह शीत युद्ध का निष्कर्ष निकलती है। अगर यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो एक बार मुझे सूचना उपलब्ध करवाइए फटाफट से। सेकेंड विश्व युद्ध के बाद अमेरिका पूंजीवाद और यूएसआर समाजवाद, इन दोनों में संघर्ष हुआ। यही संघर्ष शीत युद्ध था। क्लियर हो गई मेरे दोस्त? यह कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, यह रणभूमि में नहीं लड़ा गया, यह मानव मस्तिष्क में लड़ा गया था। एक वैचारिक युद्ध था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ भाषण देते, बयान करते। किस तरह से? जैसे हम बुराई नहीं करते हैं क्या किसी फ्रेंड के पास जाकर के कि तुझे पता है ना, वो मेरे बारे में, वो तेरे बारे में ऐसा कह रही थी, है ना, ओ मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, तो ये वो फलाना ढीम का भाई साहब। तो भाषणों तक सीमित रहा, कभी भी एक दूसरे का यह मुकाबला नहीं करें। अब यह कारण क्या था? क्योंकि विश्व में राजनीतिक, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? सेकेंड विश्व युद्ध के बाद विश्व में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई। इसे भरने के लिए दोनों ही प्रयासरत थे और दोनों में से जो जीतता विश्व पर उसका कब्जा हो जाता। 1990-91 में क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और सोवियत संघ का विघटन हो गया तो मेरे दोस्त दुनिया किसकी मुट्ठी में आ गई? अमेरिका की मुट्ठी में आ गई। इसीलिए आज भी आप देखिए विश्व में जितने भी देश हैं वह सभी अमेरिका के इशारों पर, अधिकांश देश जो है वह अमेरिका के इशारों पर नृत्य करते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। इसका मूल कारण यही है क्योंकि सोवियत संघ इस शीत युद्ध में एक तरह से पराजित हो गया था। उसमें से कई सारे देश निकल गए और केवल एक देश बचा, अमेरिका। इसीलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था आज पूंजीवाद, जिसे हम अंग्रेजी में कैपिटलिज्म कहते हैं, उस ओर आगे बढ़ रही है।
क्या ये बात क्लियर हो गई? इसीलिए आप देखो, हालांकि अगर अमेरिका में नेता मजबूत हुआ तो इसका फायदा किसे मिला? विश्व के सभी देशों को मिला। लेकिन अमेरिका में अगर कोई ऐसा नेता हुआ जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, तो उसका नुकसान भी सभी को उठाना पड़ता है। आज अमेरिका विश्व का नेतृत्व कर रहा है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक यह भी है कि जो भी व्यापार किया जाता है वह अमेरिकी डॉलर में ही किया जाता है। ठीक है ना? तो ये चीजें थोड़ा सा लिख लो आराम से। चलिए, ये तो होगी इसका परिचय। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। इसका प्रथम प्रयोग जो है वह किसने किया था? कि वे पहली बार जो है वह शीत युद्ध के बारे में किसने प्रयोग में लिया? शब्द कौन थे? सर, पहला प्रयोग इसका किया गया था मूल रूप से एक ब्रिटेन के विद्वान थे, ठीक है, नाम था जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने किताब लिखी थी 1945 में, कोल्ड वॉर निबंध था वह, उसमें इसका प्रयोग किया था। प्रथम प्रयोग ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ऑरवेल द्वारा ईस्वी में 1945 ईस्वी में लिखे गए निबंध, लिखे गए निबंध कोल्ड वॉर में पहला प्रयोग जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा किया गया था। 1945 में इन्होंने एक निबंध लिखा था, कोल्ड वॉर। इसका दूसरा प्रयोग 1947 में अमेरिका के नेता थे, नाम था बर्नार्ड मेंस बारूच, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, द्वितीय प्रयोग अमेरिकी नेता बर्नार्ड मेंस बारूच, बर्नार्ड मेंस बारूच द्वारा 1947 ईस्वी में दिए गए, एक भाषण दिया था इन्होंने, ठीक है, 1947 ईस्वी में दिए गए एक भाषण में, एक भाषण में। ठीक है, तीन नाम लिखवा रहा हूं, तीनों ही अपने आप में अतुलनीय हैं, अद्वितीय हैं, ध्यान रखिएगा। विधिवत रूप से इसका प्रयोग अमेरिका के पत्रकार, ठीक है, वॉल्टर लिपमैन के द्वारा किया गया था और पुस्तक लिखी थी कोल्ड वॉर। लिखिए, विधिवत प्रयोग अमेरिकी पत्रकार वॉल्टर लिपमैन द्वारा अपनी पुस्तक कोल्ड वॉर में, लिख लो। ठीक है, तीन चीजें लिखवाई है, क्या तीनों ही क्लियर हो गई? क्या पहला प्रयोग ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 1945 में लिखे गए निबंध कोल्ड वॉर में किया।
द्वितीय प्रयोग अमेरिकी नेता बर्नार्ड मेंस बारूच के द्वारा 1947 ईस्वी में एक भाषण दिया गया था, उसमें किया गया। और विधिवत प्रयोग जो है अमेरिकी पत्रकार वॉल्टर लिपमैन के द्वारा अपनी पुस्तक कोल्ड वॉर में किया गया था। ठीक है, लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण है यह सब चीजें विश्व इतिहास में। अगर आप कभी जैसे इनके बारे में पढ़ते हो ना, तो मेरे दोस्त कोई सी भी किताब उठा करके आप देख लीजिए। जैसे में जैन माथुर की किताब आती है आधुनिक विश्व का इतिहास। ठीक है, ये गीता, बाइबिल, कुरान सब मानी जाती है आधुनिक विश्व के इतिहास की। अब इसमें अगर मैं कोल्ड वॉर के बारे में आपको बताऊं ना, बहुत अच्छे से समझना। शीत युद्ध जो है 407 पेज नंबर से शुरू हो रहा है और 487 यानी कि 80 पेज में जो है वह शीत युद्ध है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, 80 पेज का मैटर है भाई साहब। ठीक है, वोल्टर लिपमॉन, फ्लेमिंग ने कहा। ठीक है, जॉन ग्लेस की परिभाषा, जवाहरलाल नेहरू ने ये सब बातें इसमें कही थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो विषय वस्तु जो है वह अथाह आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अथाह सामग्री आपको विश्व इतिहास में मिल जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चीजों का संक्षिप्तीकरण करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं इसी शीत युद्ध के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों कोरिया युद्ध, कोरियन वॉर। उत्तर और दक्षिणी कोरिया पढ़ते हैं ना, अब उसमें 25 पेज मिलते हैं किताबों में। कोरिया का राजा कौन था, ये था, वो था, फलाना था। लेकिन आप जब प्रश्नों का एनालिसिस करते हो ना, तो पता चलता है कि कोल्ड वॉर और कोरिया युद्ध के संदर्भ में केवल और केवल एक पेज अपने काम का है। कारण क्या था, परिणाम क्या हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई और विभाजन क्यों हुआ, बस बात खत्म। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने आपसे एक बात कही थी टॉपिक को शुरू करने से पहले कि भाई साहब जो चरण और घटनाएं पढ़ेंगे ना, यह 1945 से लेकर 1991 के बीच में विश्व के इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटित हुई, ठीक है, चाहे वो उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया का विभाजन हो, जर्मनी का दो भागों में विभाजन हो, भारत जो है उसमें आप इस तरह से समझिएगा भारत की राजनीति में परिवर्तन है, चीन की राजनीति में परिवर्तन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये है, फलाना है, ढीमका है, उन सब बातों को आप यहाँ पर पढ़ते हो। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? एक बार सूचना उपलब्ध करवाइए। चलिए अब